नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ अपने चैनल द क्लासिकल स्टोरीज में। आज आप सुनने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। इस कहानी के माध्यम से मुंशी जी ने ये संदेश दिया है कि व्यक्ति अपने शौक में इतना उलझा हुआ है कि अपने समाज और राष्ट्र के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं वो उनसे विमुख है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनक में ही मजे ले रहा था। जीवन में प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में, कारीगर कलाबत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे इत्र और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मत छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर ना थी। बटेर लड़ रहे थे, तीतरों की लड़ाइयों के लिए पाली बधी जा रही हैं। कहीं चौसर बिछी है, कहीं पौ बारह का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का शोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को भी पैसे मिलते तो वो रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज ताश खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थीं। जीविका की कोई चिंता न थी। घर में बैठे बैठे चकौतियां करते थे। आखिर करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके विषाद बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर और कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं। यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर ये बात ना थी कि मिर्जा के घर के लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे किसी को इसकी चट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी काम का नहीं रहता, ना घर का ना घाट का। बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम साहिबा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी, पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वो सोती रहती थी तब तक बाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर आते थे। हाँ, नौकरों पर वो अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाएं। खाने की फुर्सत नहीं, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो। खाएं चाहे कुत्तों को खिलाएं। पर सामने वो कुछ ना कहती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सर थोप देते थे। एक दिन बेगम साहिबा के सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा, जाकर मिर्जा साहब को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ से दवा ले आए, दौड़ जल्दी कर। लौंडी गई तो मिर्जा जी बोले, चलो चलो अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था। इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौंडी से बोली, जाकर कह दे अभी चलिए, नहीं तो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे।
2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। झुल्ला के बोले, ऐसी क्या मुश्किल है, जरा सब्र नहीं होता? मीर बोले, अरे तो जाकर सुन आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्जा, जी हाँ चला जाऊंगा, 2 किस्तों में आपकी मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे ना रहिए, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रह जाएंगे और मात हो जाएगी। आप जाइए, सुन आइए, क्यों ख्वामखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्जा, इस बात पर मात ही करके जाऊंगा। मीर, मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुन आइए। मिर्जा बोले, अरे यार जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक चाल चल लूं फिर चलूं? हरगिज नहीं, जब तक आप सुनकर ना आएंगे मैं मोहरों में हाथ ना लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियां बदलकर लेकिन कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। तुम जैसा कोई आदमी ना होगा। क्या कहूं, मीर साहब मानते ही ना थे, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं। क्या? जैसे वो खुद निखट्टू हैं, वैसे सबको समझते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं, यह सबका सफाया कर डाला। मिर्जा, बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तो मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। धुतकार क्यों नहीं देते? बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहजा करना ही पड़ता है, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ। नाराज हो जाएंगे हो जाए, कौन किसी की रोटियां चला देता है। रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। हरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला, मीर साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। मिर्जा, हाँ हाँ, ऐसा गजब ना करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। ये कहकर बेगम साहिबा झल्लाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया, बीवी की मिन्नतें करने लगा, खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम, तुम मेरी मैयत देखो जो उधर जाओ। लेकिन बेगम ने एक ना सुनी। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर यकायक पर पुरुष के सामने जाते हुए पांव बंद गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी पलट दी, मोहरे कुछ तख्त के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर, और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर ही थे, मोहरे बाहर फेंके गए और चूड़ियों की झनक कान में पड़ी। फिर दरवाजा भी बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहब बिगड़ गई हैं। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा बोले, तुमने गजब कर दिया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा में लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम के यहाँ कि और भी देर है? मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा किस्सा कह डाला। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरें बाहर आते देखी तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, ये मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार। मिर्जा, खैर ये तो बताइए, अब कहाँ जमा होगा? मीर, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमेंगे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? घर पर बैठा रहता था
तब तो वो इतना बिगड़ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेंगी। मीर, अजी बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि जरा सा तन जाइए। मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वो उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना न करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थी। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती। उधर नौकरों में भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियां मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए उनसे कुछ मतलब न था। अब 8 पहर की धौस हो गई। पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का, और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नित्य ही जलता रहता था। वो बेगम साहिबा से जा जाकर कहते, हुजूर, मियाँ की शतरंज हमारे जी का जंजाल हो गई है। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। ये भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल खेलना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं। हुजूर के गुलाम है, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर ये खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं, अपने आका की बुराई सुन सुन कर रंज होता है। मगर क्या करें? इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी जो 2-4 पुराने जमाने के लोग थे, आपस में भांति भांत की अमंगल कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का तो खुदा ही हाफिज है। ये बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। असर बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी। कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ खींची जाती थी और वो वेश्याओं में, भाड़ों में और विलासता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन ब दिन बढ़ता चला जाता। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। देश में व्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। रेजिडेंस बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं तक न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झगड़ा भी हो जाता। तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जा रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब अपने घर में आ बैठते। पर रात भर की निंद्रा के साथ ही दोनों के मन शांत हो जाते थे। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर आई? ये तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नजर नहीं आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार, घर में नहीं है तो कहाँ है? नौकर बोला, ये तो मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार, काम तुझे क्या बतलाऊंगा, हुजूर में तलबी है।
शायद फौज के लिए कुछ हुक्म है? जागीरदार हैं कि दिल लगी है? मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटा दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा, तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुश्किल है, कहीं मेरी तलबी भी ना हो। मीर, कमबख्त, कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ गया तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तरकीब है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती नदी पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, किसी को खबर ना होगी। हजरत आकर आप ही लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह, आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताया। उसने जवाब दिया, ऐसों को तो चुटकियों पर नचाता हूं, इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है, अब भूल कर भी घर ना रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंचकर दरी बिछाकर हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती। किस्त से आदि दो एक शब्द के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य न निकलता। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता। इधर देश की राजनैतिक दशा भयंकर होती जाती थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली जाती। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वो घर से जाते तो गलियों से होकर, घर आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही चली जाए। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जानी बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वो गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए, ये किस्त। मीर, जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाएं। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, ये किस्त। मीर, तो खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के से मुख हैं, सूरत देखकर ही खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब, हीले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, ये किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी है, यहाँ तो पूरा शहर तबाह हो रहा है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, ये किस्त। बस अब की साहिब में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था, बाजी फिर बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? मीर, अजी आज तो रोजा है कि आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा होगा। मीर, शहर में कुछ नहीं होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐसगाह में ही होंगे।
दोनों सज्जन फिर से खेलने बैठे। 3 बज गए। अब की मिर्जा की बाजी कमजोर थी। 4 बज गए कि फौज वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में ना कोई हलचल थी, ना मारकाट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश की राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना ना हुई होगी। ये वो अहिंसा ना थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते। ये वो कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐस की नींद में मस्त था। ये राजनीतिक पतन की चरम सीमा थी। मिर्जा बोले, हुजूर, नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, ये लीजिए सह। मिर्जा, जनाब, जरा ठहरिए। इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहे, ये ऐस वहां कहाँ नसीब होगा। ये रही किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है। ये लीजिए फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय, गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिए। ये किस्त और ये रही मात। लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर बोले, आइए, नवाब साहब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राज भक्ति अपनी हार के साथ ही लुप्त हो चुकी थी। वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू कर दिया। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा ना था। वो बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ जाती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग की गजलें गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हो। मिर्जा जी सुन सुन कर झुलझुलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुलझुलाने लगे। जनाब, आप चाल न बदला कीजिए। ये क्या कि चाल चले फिर उसे बदल दें। जो कुछ चलना हो एक बार में चल दीजिए। ये आप मोहरों पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे, मोहरें मत छुइए। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी। मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ मोहरा छुआ ही नहीं। मिर्जा, मोहरा आप कयामत तक ना छोड़े तो क्या चाल ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगी। मीर, धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात ही हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना ही होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे।
न ये दबता था न वो दबता था। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला करते हैं, आप शतरंज क्या खेलिएगा। रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता। मीर, क्या? घास आपके अब्बाजान छिलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिक लगवाते हो? वो ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के साथ बैठे रहे। मिर्जा, अरे चल चरकटे, बहुत बढ़ चढ़ कर बातें न कर। मीर, जवान संभालिए वरना बुरा होगा, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहाँ तो किसी ने आग दिखाई और उसकी आंखें निकाली, है हौसला। मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो ही जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन है? दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार कटार वगैरह बांधे रहते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीत भावों का पतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा के लिए प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी शतरंज के खिलाड़ी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल पर आएं। आपसे वहीं मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।